रिकॉर्ड। अच्छा, एस्टिमेट्स बहुत सारी हैं, ठीक है जी, और बहुत सारी आप इसमें से वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है जी, इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ हैं जो याद रखनी पड़ेंगे, क्योंकि मैं उसके बारे में आपको और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी इसमें से ऐसी हैं जो आप खुद वर्कआउट कर सकते हो। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द टिपिकल मास ऑफ एन एप्पल। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये एस्टिमेट, बहुत दफा आती है, बहुत दफा आती है, एप्पल का मास बहुत दफा आता है, ठीक है जी। तो ये अगर किसी को याद रखना है कि, तो किसी ने अगर अभी जाके सेब खरीदे हो, तो उसको अगर 1 किलो सेब लिए हो, तो 1 किलो में तकरीबन 5 सेब आते हैं, 5 आ जाते हैं, कभी 4 आते हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो 200 ग्राम, 250 ग्राम जो है वो सेब का जो है वो मास होता है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ जूल्स इन 1 किलोवाट आवर, ये याद करने की जरूरत नहीं है। 1 किलोवाट आवर में, ठीक है जी, 1 किलोवाट कितना हुआ 1000, आर कितना हुआ 60 मिनट 60 सेकेंड्स। ऐसा ही बेस यूनिट टाइम का सेकेंड है, राइट, 60 मिनट 60 सेकेंड्स, यानी 3600 इंटू 1000, तो 3600,000। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग भी करीब है, आई हैव डन द वर्किंग फॉर दोज दैट यू नीड टू, यू कैन वर्क आउट, ठीक है जी, सारी इसमें याद करनी है। फिर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इन वैक्यूम, ये तो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में याद कर चुके हैं, 700 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर, जो भी मैंने लिखवाई आप लोगों को वो याद कर लो। प्रेशर ड्यू टू 10 मीटर ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर। अच्छा, ये जो है वो मे भी हो सकता है याद रखनी पड़े, इसके अंदर मैं आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये दिमाग में रख ले कि ये भी आप जो है वो कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा खैर, प्रेशर ड्यू 10 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर, ये याद रखना है इसमें कि हर 10 मीटर पे 2 एटमॉस्फेयर से पानी का प्रेशर बढ़ता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो था ये 1 एटमॉस्फेयर था, ये पानी का सरफेस है, ठीक है जी। अब अगर मैं इससे 10 मीटर बिलो चला जाऊं, तो यहाँ पे मुझे 3 एटमॉस्फेयर मिलेंगे, यानी पानी की वजह से 2 एटमॉस्फेयर ऐड हो गए, 1 एटमॉस्फेयर प्लस 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगर मैं इससे मजीद और 10 मीटर और चलाऊं नीचे, तो मजीद 2 एटमॉस्फेयर और ऐड हो जाएंगे, यानी ये 5 एटमॉस्फेयर, यानी हर 10 मीटर के लिए आप 2 एटमॉस्फेयर ऐड करते हो। ये चीज है जो आपको याद रखनी है इसमें। अगेन नॉट एन एस्टिमेट, मैं तो कभी इसमें सवाल देखा नहीं है, लेकिन ये लिखी हुई है आपको इसमें, तो बस है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, ये भी मुश्किल नहीं है, आपने इंफ्रारेड की वेवलेंथ याद करी है, क्या याद करी है? इट्स 10⁻³ से लेकर 10⁻6 तक, राइट, 10⁻³ से लेकर 10⁻6 तक। तो वेवलेंथ से वो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा v3 रख के रेंज आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है, उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये तो सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500, ये शायद याद कर लो। स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल्स 4000 5000, 5000 की याद कर लो, 1500 ये 330 तो याद होगा, 330 340 इज अ गुड एस्टिमेट। अच्छा, डेंसिटी ऑफ एयर एट आरटीपी 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, एक तकरीबन 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी याद कर लोगे इसका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेंसिटी ऑफ एयर है आपकी रूम टेम्परेचर प्रेशर। अच्छा, मास ऑफ अ प्रोट्रैक्टर, प्रोटेक्टर बहुत हल्का होता है, ठीक है जी, तो मतलब जो मतलब एक सिक्के का मास होता होगा उतने, उसके तकरीबन उतना मास होता है, उससे भी कम होता है थोड़ा सा, तो ये 5 से 10 ग्राम जो है वो प्रोटेक्टर का मास हो गया। मास ऑफ अ टिपिकल साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो 80 से 100 ग्राम, ये याद कर लो अगर जो है वो दिमाग इस तरह से नहीं हो रहा है। फिर टिपिकल वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ ह्यूमन हेड, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। स्केल पकड़ो, और स्केल से पकड़ के क्या करेंगे, अपने मुंह का रेडियस नाप लो, ठीक है, आई एम गोइंग टू नापिफाई माई रेडियस, मेरा आ रहा है तकरीबन 8 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है जी, सबका इतना ही आएगा, किसी का मुंह छोटा नहीं होता, सबका मुंह इतना बराबर ही होता है। 8 सेंटीमीटर, तकरीबन 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसका भी इस तरह से कर लो। 8 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, बाकी स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 8 सेंटीमीटर रेडियस डाल के या 10 सेंटीमीटर रेडियस डाल के वो आ जाएगी आपके पास एक अच्छी सी एस्टिमेट, ठीक है जी। देख लो 1800 से 2500 इसकी एस्टिमेट है, आराम से आपका आंसर उसके अंदर आ जाएगा रेंज में। फिर क्या है, स्पीड ऑफ एन ओलंपिक एथलीट इन 100 मीटर रेस, तो किसी को यूसेन बोल्ट का टाइम याद है क्या? व्हाट वाज हिज फास्टेस्ट टाइम? किसी को याद है? किसी को पता है यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड क्या है? पता नहीं, 9 पॉइंट समथिंग आई बिलीव, 9.58 है, 9.5 है, 9.58 9.6, तो करीबन 10 सेकंड है। तो 100 को 10 से डिवाइड करके यानी 10 मीटर पर सेकंड आ गया, राइट। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो 100 को 10 से डिवाइड करें, तकरीबन 10 सेकंड लगता है एक ओलंपिक एथलीट को भागने में। यूसेन बोल्ट ने 9.58 में किया, वैसे लोग 10 10.5 इस तरह से कर लेते, ठीक है जी। अच्छा, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट इन 1 मीटर, यानी कितनी वेवलेंथ्स आ सकती हैं लाइट की 1 मीटर के अंदर अंदर, ये जो है ये भी वर्कआउट कर सकते हो।
इसका भी मैंने सवाल नहीं देखा, ना मैंने ऐसी कभी वर्डिंग देखी है हमारे किसी भी पेपर में, लेकिन खैर ये एक एस्टिमेट है। ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन 1 मीटर, कह रहे कि 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ्स आप रख सकते हो विजिबल लाइट। ठीक है जी। तो विजिबल लाइट का आपको क्या याद रखना है कि मैंने आपको 3 चीजें सिखाई हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन। ब्लू 450, रेड 700, ग्रीन 550। ग्रीन समझो विजिबल लाइट की एवरेज वेवलेंथ है। ग्रीन इज बेसिकली द एवरेज वेवलेंथ ऑफ योर विजिबल लाइट। ठीक है। तो अब अगर आपने ढूंढना है कितनी वेवलेंथ्स आ सकती हैं 1 मीटर में, तो 1 मीटर को ग्रीन की वेवलेंथ से डिवाइड कर दो तो वो आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है जी। तो ग्रीन समझो इज द एवरेज वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, एंड देन इफ दे आर आस्किंग 1 मीटर में कितनी विजिबल लाइट की वेवलेंथ्स आ सकती हैं, तो 1 मीटर को आपने ग्रीन के उससे डिवाइड कर दिया। फिर क्या है, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन दैट्स 12 AMU। ये भी आपको पता है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। 12 होता है, कार्बन 12 होता है, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके भी देख सकते हो। 12 म्यू 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻12-27, 1.99 इंटू 10⁻26 आ गया, वही 10⁻26 आ गया। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, ये भी आप लोगों को पता है, लैम्डा आपने याद करें, मैं v इक्वल्स टू एफ लैम्डा करके कर लोगे। यंग मॉड्यूलस ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स होंगे उनका मॉड्यूलस काफी हाई होगा, राइट। तो मेटल का फॉर एग्जांपल 10⁻10 से लेकर 10⁻11 पास्कल्स, 10⁻12 पास्कल्स भी चल जाएगा। मेटल्स क्योंकि बहुत कम खिंचते हैं तो उनका यंग मॉड्यूलस बहुत ज्यादा होना होता है। सो 10⁻10 से लेकर 10⁻12 इज ए गुड। वेवलेंथ ऑफ यूवी रेज, ये भी आप लोग मेरे साथ कर सकते हो, कर चुके हो किसी चीज में, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम में 10⁻6 से 10⁻8 तक। ठीक है। फिर मास ऑफ 30 सेंटीमीटर रूल है, तो जो आपके प्रोटेक्टर का मास था अगर वो 5 से 10 ग्राम था, तो ये ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम होगा, इससे ज्यादा तो होने से रहा। ठीक है। अच्छा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ओलंपिक एथलीट रनिंग 100 मीटर रेस, वही भाई अगर 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो हाफ एम। अच्छा, टिपिकल मास, ये इसमें देख लो, टिपिकल मास जो होता है एक बंदे का, एक एथलीट का, या जो भी, तो वो 60 से 80 टिपिकल मासेस ये होते हैं। ठीक है, 60 80 90 इस तरह से होता है। इससे भारी एक ओलंपिक एथलीट तो कभी नहीं होगा। ठीक है। तो 80 60 इस तरीके से मास की एवरेज लेके, तो हाफ mv² लगा के, आपको पता है भाई 10 मीटर पर सेकंड पे अगर यूसेन बोल्ट ने भागा था तो उसकी स्पीड ले लो और मास ले लो तकरीबन 60 या 80, जो भी आपको समझ में आए, 80 या 60 लेके और देन हाफ mv² में डाल के कैलकुलेशन करके निकाल। फिर वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, ये भी आप लोग देख चुके हो मेरे साथ, ये भी याद करनी होती है। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज, ये भी कर चुके हो, इसको भी याद करनी होती है। फिर डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस है, डायमीटर ऑफ एन एटम है, और डायमीटर ऑफ एन अल्फा पार्टिकल है। ये जो है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये याद कर लो, बिकॉज इसमें मैं जो समझाऊंगा ना वो सर के ऊपर से जाएगा गामा रेडिएशन के ताल्लुक से। ये याद कर लो, डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15 तक, ये एवरेज है। डायमीटर ऑफ एन एटम ऑब्वियसली न्यूक्लियस से बड़ा होता है, तो 10⁻11 10⁻10। डायमीटर ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, जब न्यूक्लियस याद कर लिया तो वही बात हो जाएगी, अल्फा पार्टिकल एक न्यूक्लियस ही होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो 10⁻14 10⁻15 उसके लिए भी ठीक रहेगा। अगर किसी को ये बात समझ में आती है, तो हमने न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब एक गामा डिके होता है तो यू रिलीज गामा डिके फ्रॉम गामा रेडिएशन फ्रॉम योर, नहीं बल्कि छोड़ो, गलत जाएगा उसको, बस छोड़ दो, बस ये याद करें, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, डायमीटर ऑफ एन एटम, और डायमीटर ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल याद नहीं, बस डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस और डायमीटर ऑफ एन एटम याद कर लो, बाकी अल्फा पार्टिकल तो वही होता है, हीलियम न्यूक्लियस। तो दिस इज 10⁻14 से लेकर 10⁻15, और डायमीटर ऑफ एन एटम 10⁻11 से लेकर 10⁻12, तो 10⁻10। ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ यूवी रेज, ये भी कोई मुश्किल की बात नहीं है, आपको पता है यूवी रेज 10⁻⁻8, यूवी रेज जो थी वो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 थी, 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻8 तक है। ये गलत हो गया कुछ यहाँ पे, सो दीज आर -6 से लेके -8। अब ऑब्वियसली अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो आपको -6 लेना पड़ेगा, राइट, यू विल हैव टू टेक ए -6। तो -6 को लेके आप जो है वो कैलकुलेशन कर दो, इसमें मैंने पता नहीं क्यों -8 किया हुआ है, तो ये कुछ गलत हुआ, ये बाद में सही कर दूंगा। खैर, आपको अगर फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, वेवलेंथ जो भी इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम किया वो तो हम वहीं पे कर चुके, राइट। तो वेवलेंथ तो आपको याद है वहां से, ठीक है जी।
बस v इक्वल्स टू एफ लैम्डा डाल के आपने v डालना है, लैम्डा डालना है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, उसमें और कोई छेड़खानी ऐसी कोई चीज नहीं है। जितने भी ये हैं आदि एस्टिमेट्स तो यही है इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम वाली। फिर डेंसिटी ऑफ वाटर इज तकरीबन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, दोनों में से कोई भी चीज याद कर लो, इट्स बेनिफिशियल, अच्छी चीज है। पानी जो है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बहुत कन्वीनियंट रहती है ये वैल्यू। अच्छा, फिर एवरेज डेंसिटी ऑफ ऑयल 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, इसमें मैं आपके लिए कुछ नहीं बता सकता, ये तो याद करना पड़े। डेंसिटी ऑफ मर्करी तकरीबन 13,400 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है इसकी। वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट, वायलेट जो है ब्लू के बहुत करीब होगा तो 450, इसकी भी लिख के आ जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट वो आप लोग याद कर चुके हो। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो तो आपको पता है, डिग्री ग्लास की बस याद कर लेनी है कि 2 × 10⁸ है, लेकिन बहरहाल ये भी इतनी कोई खास आती नहीं है। फिर डायमीटर ऑफ अ हेयर स्ट्रैंड, बहुत पतला होता है आपका बाल, दैट्स अराउंड 0.1 मिलीमीटर या 0.05 मिलीमीटर। डिग्री ये जो है ये भी अगेन याद कर लो, क्योंकि स्केल में ये नाप नहीं पाओगे, या स्केल में अपना बाल तोड़ के अगर रखना चाहो तो खुद ही अंदाज हो जाएगा कि ये 1 मिलीमीटर के बराबर भी नहीं आ रहा, तो इट मस्ट बी लाइक समथिंग लाइक 0.1 मिलीमीटर या 0.0 समथिंग मिलीमीटर। ठीक है, कुछ ना कुछ 0.1 मिलीमीटर लोगों को बाल तोड़ के अगर स्केल के साथ रख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि यार बाल जो है वो 1 मिलीमीटर का गैप भी पूरा नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा कम ही होगा। ठीक है जी। फिर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर जो होता है वो बेसिकली 1000 cm³ होता है, राइट। दिस इज समथिंग यू स्टडी इन ओ लेवल्स। ठीक है जी, तो आप चैप्टर करते थे पता नहीं वॉल्यूम्स वाला, तो उसमें याद रखना पड़ता था कि 1 लीटर जो है वो 1000 cm³ होता है। ज्यादा अच्छी बात है कि ये याद रखो कि 1 लीटर जो है वो 1000 cm³ है। अगर 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 मैं 1000 cm³ ले लूंगा तो हमने डेंसिटी ऑफ वाटर तो पहले से याद करी है, जो क्या है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर 1 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 1000 ग्राम्स होंगे, राइट। सो इधर से 1000 ग्राम्स आ गया या 1 kg आ गया, जैसे याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर इसमें याद रहेगा कि 1 लीटर को याद रखो वो 1000 cm³। अच्छा, फिर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ये आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये A2 में पढ़ोगे। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट याद करिए। टिपिकल मास ऑफ एन एवरेज ह्यूमन पता होगा 80 kg 60 kg इस तरह से ही होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये याद करने की जरूरत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, ये तो कभी भी नहीं आती, पता नहीं किसने लिखी है। सर डेटा बुकलेट मिलेगी जी मिसबा, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। डेटा बुकलेट होती नहीं है, डेटा बुकलेट मतलब वो पेपर से पहले ही आपके पेपर शुरू होने से पहले दो पेपर छपे हुए होते हैं, एक में फॉर्मूलाज लिखे होते हैं और एक में कॉन्स्टेंट्स लिखे होते हैं। कॉज केम में नहीं मिलेगी। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में क्यों नहीं मिलती है अब, तो क्योंकि उन्होंने अब वो कहा है कि हम सब कुछ जो भी चाहेगा उसी में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है नी? तो वो आपने फिक्र नहीं करनी। सिमिलरली विद फिजिक्स, फिजिक्स की कोई डेटा बुकलेट नहीं होती, फिजिक्स की अपने ओन पे कोई डेटा बुकलेट नहीं होती। अभी दिखा देता हूँ कैसी होती है इसकी डेटा बुकलेट। डेटा बुकलेट इसकी होती है ऐसी, इट्स नॉट अ डेटा बुकलेट, ये पेपर के साथ छप के आता है हमेशा, ठीक है जी। तो ये लिखी हुई सारी चीजें, एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल, स्पीड ऑफ लाइट, एलिमेंट्री चार्जेस, सारे कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए, फॉर्मूले भी नीचे लिखे हुए, सारे फॉर्मूले में लिखे हुए, तो फॉर्मूले सारे याद करके ही जाने। ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं और ये इस तरह से आपके लिए इस तरह से लिखा हुआ है। एएस के लिए बस इतने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वरना ए टू के लिए फिर ये नेक्स्ट पर्चा भी पूरा भरा हुआ होता है, तो वो होता है। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं ये आपको याद करनी जरूरत नहीं है, डेटा बुकलेट नहीं होती इसकी, लेकिन इट्स लाइक के कुछ पर्चे छपे होते हैं पहले से, जो आपको वहां पे इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई होती है, ठीक है। फिजिक्स में मिलेगा ये, ऐसा नहीं होगा फिजिक्स में से नहीं हटाएंगे। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी बेकार है। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम ये पता नहीं किसने डाल दिया। अच्छा, टिपिकल डिस्टेंसेस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये मैंने आपको सुपरपोजिशन बताया था। अच्छा, टिपिकल डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, मतलब जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थी उसमें ये डिस्टेंस क्या होता है जो स्क्रीन से लेके इधर तक होता है। तो अगर किसी को याद हो तो वो 1 मीटर तक का प्रॉक्सी देते थे, ज्यादातर 1 मीटर देते, 2 मीटर, इससे ज्यादा कभी वो डिस्टेंस हो तो हमेशा मीटर्स में हुआ करता था वो डिस्टेंस। तो 1 से 3 मीटर अच्छी अप्रोक्सीमेशन है, वो लिख के आ जाओ। फिर टिपिकल स्लिट सेपरेशन इन डबल स्लिट्स, ये मैंने आपको उधर करवाई थी, मैंने आपको लिखवाई थी 0.5 मिलीमीटर से लेके तकरीबन 1 मिलीमीटर तक इज अ गुड एवरेज। यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ी रेंज मिल रही है, उसमें से भी देख सकते हो। ये चीजें याद करनी पड़ेंगी।
टिपिकल फ्रिंज सेपरेशन ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मैं और कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर चाहो तो लेट्स से x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए, ठीक है। तो अपना लैम्डा के ले लो 550 नैनोमीटर ले लो ग्रीन लाइट का एवरेज वेवलेंथ। डी आपने बोला भाई 1 मीटर एवरेज है आपका, ए आपकी आपने कहा भाई मेरी एवरेज है वो 0.5 मिलीमीटर है। तो इधर से करके कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, अगर एक्स याद नहीं करना है। अगर एक्स याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो, अगर ये दो दो चीजें ऊपर की याद हो तो वेवलेंथ ग्रीन लाइट की रख के आराम से इसके बीच में कोई भी आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर ये बोल रहे हैं टिपिकल नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर ऑफ ऑन ऑफ ए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। 500 से 2000 लाइनें होती हैं, ये याद करना पड़ेगा, ये पर मिलीमीटर है, ठीक है। पर मिलीमीटर है, पर मीटर नहीं, ठीक है। तो 500 से 2000 पर मिलीमीटर है। अगर मीटर में पूछ रहे तो आप कैसे करोगे, 2000 भाई अगर मिलीमीटर में है, 1 × 10⁻³ मीटर में है, तो 1 मीटर में कितनी है, जो हमने उधर भी देखा है सुपर पोजिशन में कैसे करते हैं, उस तरह से आप निकाल लोगे। और फिर क्या लिखा हुआ है, एवरेज मास ऑफ अ सेल फोन, तो वही साइंटिफिक कैलोरी जितना ही भारी होता है, 60 80 100 ग्राम उतने का ही होगा, ये इससे ज्यादा का होने से रहा। तो ये है आपकी सारी एस्टिमेट्स जो आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली पेपर में आप कुछ ऐसी एस्टिमेट्स भी देखोगे जो आप कहोगे यार ये तो हमें कभी पढ़ाई ही नहीं है, कहाँ से आ गई है। तो वो है, इट्स पार्ट ऑफ दैट। जैसे ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ रफ आइडिया, तो एक ग्रेन ऑफ सैंड का कितना मास होगा, एक स्पेक ऑफ सैंड का कितना मास होगा, 0.1 ग्राम भी नहीं होगा, 0.01 ग्राम्स होगा तकरीबन, इतना होगा एक छोटे से सैंड के उसका। तो इतना तो हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा घर में जो अप्लायंसेज इस्तेमाल हो रही हैं वो कितनी पावर ले रही हैं, जैसे आपकी जो लाइटें होती है उस पर आप लोग देखते होंगे कि 240 वोल्ट लेती हैं, 1 एम्पर लेती हैं, 240 वॉट का बल्ब है, 300 वॉट का बल्ब है, इस तरह से चीजें हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी बहुत एस्टिमेट्स इस तरीके से जो जनरलाइज्ड वे में है, एक सिक्के का कितना मास होगा, तकरीबन 1 ग्राम, 0.5 ग्राम, 5 ग्राम, इस तरह के करीब में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। तो इस तरह से आपने चीजें जो है वो, बाकी जनरल है, जो बहुत स्पेसिफिक है वो इसमें लिखी है, बाकी जनरल चीजें भी हैं, और मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा बुक कब क्या आ जाए, लेकिन खैर 1 मार्क से ज्यादा का कभी कुछ नहीं आता, तो इट्स नॉट लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर वो एस्टिमेट हम नहीं लिख के आए, या ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको एस्टिमेट पे डिपेंडेंट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को दें, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपकी सारी एस्टिमेट्स है। आई एम गोइंग टू अपलोड दीज एस्टिमेट्स विद योर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स वाली पीडीएफ, क्योंकि उसका पार्ट था, और फिर ये पीडीएफ भी आप लोगों की फिर कंप्लीट हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम्स, कुछ पूछना है? आई गेस नो। हम चलते हैं एग्जैक्टली बोरिंग